शर्त नंबर 2 के अंदर है आप लोग जितने भी पदार्थ लो, चाहे 2 लो, 3 लो, 4 लो, उनमें से एक पदार्थ पहले से ही आवेशित होना चाहिए। एक पदार्थ के पास पहले से आवेश होना चाहिए। और शर्त नंबर तीसरी है कि सभी पदार्थों का आपस में स्पर्श संपर्क होना आवश्यक है। तो इस विधि के द्वारा किसी पदार्थ को आप लोग आवेशित करोगे, केवल चालक पदार्थ लेने आप लोग, केवल चालक पदार्थ के द्वारा, तो उनमें आप लोगों को ये 2 या 3 शर्तें आपको लगानी होती है। अब आप लोगों को देखना किस प्रकार से आप लोग चालक विधि की सहायता से पदार्थ को आवेशित कर सकते हो, इस चीज को आप लोग यहाँ पे समझना, किस प्रकार से आप चालक विधि की सहायता से, चालन विधि की सहायता से करोगे। मैंने आपको कहा ये कोई पदार्थ शर्त के मुताबिक पहले से ही आवेशित ले रहा हूं एक पदार्थ को मैं। ये कोई दूसरा पदार्थ है जो उदासीन है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, दोनों पदार्थ चालक है। अब दोनों का संपर्क आवश्यक है। एक चीज सुनो बेटा, किसी भी पदार्थ को आप लोग आवेश देते हो तो हमेशा वो पदार्थ तनाव वाली पोजीशन में रहता है। मतलब क्या इसका मतलब यह है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आप सब जानते हो इस चीज को। तो इस धनावेश को मिलकर, इस धनावेश को ये सारे के सारे धनावेश मिलकर धक्का मार रहे हैं। इस धनावेश को बचे हुए सारे धनावेश मिलकर धक्का मार रहे, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ये धनावेश यहां से दूर भाग जाना चाहता है इस प्रतिकर्षण बल के कारण। मतलब ये जो बल लग रहा है, एक धनावेश पे सारे धनावेश मिलकर बल लगा रहे हैं, जिससे ये धनावेश प्रतिकर्षण बल के कारण तनाव वाली पोजीशन में है, ये जाना चाहता है। पदार्थ पे भी वही बल लग रहा है, मतलब पदार्थ भी तनाव वाली पोजीशन में है यहाँ पे, लेकिन ये जा नहीं पा रहा इसको छोड़कर, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को ये सारे पॉजिटिव चार्ज मिलकर के फोर्स लगा रहे हैं, रिफेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, लेकिन ये जा क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि इसके चारों ओर है हवा, हवा, हवा। और आपको मैंने कहा था किसी भी आवेश को चलने के लिए रास्ता चाहिए, और रास्ता कौन देता है? चालक, कुचालक नहीं देता। और प्रकृति ने हमारी सेफ्टी के लिए हवा को चालक नहीं बनाया, कुचालक बनाया है। हवा कुचालक है, इंसुलेटर है। इसीलिए इस धनावेश को, इसको किसी भी धनावेश को आप ले सकते हो। तो ये जो धनावेशित पदार्थ है, इस धनावेशित पदार्थ का प्रत्येक आवेश तनाव वाली पोजीशन में है, क्योंकि प्रत्येक आवेश पर अन्य बचे हुए सारे आवेश प्रतिकर्षण का बल लगा रहे हैं। इसलिए ये आवेश यहां से भाग जाना चाहता है, लेकिन भागे तो कहां भागे? रास्ता तो नहीं मिल रहा, क्योंकि चारों ओर कौन है? हवा है, कुचालक है, और उसमें से आवेश दौड़ते नहीं। लेकिन अब जैसे ही मैं इसको इस चालक पदार्थ से संपर्क में लाता हूं, ये जो अपना उदासीन अपन ने लिया है, इसके साथ जैसे ही संपर्क में लाते हैं अपन लोग, तो ये चालक है और अपन ने जो ले रखा है वो भी चालक है। इसके पास धनावेश है, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज है। ये उदासीन है। प्रत्येक आवेश पे प्रतिकर्षण बल के कारण तनाव वाली पोजीशन में है, सारे के सारे आवेश जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता तो मिलना चाहिए। जैसे ही आप लोग इस चालक को, इस उदासीन चालक को आप इस आवेशित चालक के संपर्क में लाते हो, तुरंत ये उदासीन चालक इन तनाव वाले आवेशों को चलने के लिए रास्ता दे देता है। जैसे अपन ने ये धनावेश ले लिया, तो इस धनावेश पर ये सारे धनावेश फोर्स लगा रहे हैं, और इस चालक को जैसे ही संपर्क में लेके आते हैं, तो ये धनावेश तुरंत इसमें कूद जाता है प्रतिकर्षण बल के कारण। ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लेता हूं कि माना मैंने इसको 100 धनावेश दे रखे, 100 पॉजिटिव चार्ज इसके पास, 100 पॉजिटिव चार्जों की संख्या 100 है इसके पास। ओके, अब सुनना बेटा, 100 में से एक चला गया, 99 बच गए। ठीक है। अब जो 99 नंबर का आवेश है, धनावेश है, उसको 98 वाले मिलकर के धक्का मारेंगे, फोर्स करेंगे, तो उस 99 वाले
धनावेश को भी जाना पड़ेगा, वो भी तनाव वाली पोजीशन में है, और चूंकि आगे ये चालक है, ये रास्ता दे रहा है चलने के लिए, अतः 99 नंबर का धनावेश भी इसमें आ गया। अब इसमें बच गए 98 अब वही क्रिया चलती रहेगी। 98 नंबर वाले को 97 धनावेश मिलकर के धक्का मारेंगे, 98 वाले को भी जाना पड़ेगा, वो भी इसके अंदर कूद गया, यहाँ पे इसमें आ गया। और अब इसमें 97 बचे गए। अब 97 वाले धनावेश को भी 96 धनावेश एक साथ मिलकर के धक्का मारेंगे, उसको भी जाना पड़ेगा। लेकिन अब सामने एक कंडीशन बदल गई बेटा। वो कंडीशन क्या? अब 97 नंबर का धनावेश इधर से आगे जाएगा तो उस 97 नंबर वाले धनावेश पर सामने 3 धनावेश बैठे हैं। अब वो भी रिफेल वाला फोर्स लगाएंगे, प्रतिकर्षण वाला फोर्स लगाएंगे, और इधर से 96 वाले मिलकर के प्रतिकर्षण वाला फोर्स लगाएंगे। और आप अच्छी तरह से जानते हो जिधर का फोर्स ज्यादा होता है उधर ही जाना पड़ता है हर पार्टिकल को, ठीक है। तो यहां से ये चार्ज 97 नंबर वाला चार्ज इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो आपका सिंपल सा आंसर है इधर से तो 3 जने विरोध कर रहे हैं और इधर से 96 जने विरोध कर रहे हैं, तो 97 नंबर वाले को भी इसमें जाना पड़ेगा। ये भी कूद गए इसके अंदर। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और चलते चलते जैसे ही इसके अंदर शेष रह जाएंगे 51 धनावेश, उस वक्त इसमें आ जाएंगे 49 49 धनावेश। 49 आ गए। अब देखना क्या इसके बाद में भी आवेश जाएगा उधर? तो इधर देखना, ये 51 नंबर वाला जो धनावेश है इसको 50 धनावेश मिलकर के फोर्स करेंगे, धक्का मारेंगे, और सामने से इसको रोकेंगे कितने जने? 49। चाहे ज्यादा इतना सा ही हो, लेकिन ज्यादा तो इधर का फोर्स है कि नहीं है। इधर से 50 जने वाले 50 जने धक्के मार रहे, इसको एक साथ मिलकर के धक्का मार रहे हैं 51 नंबर वाले को, और सामने से 49 जने मिलकर के रोक रहे हैं। तो ज्यादा फोर्स किधर? उधर का फोर्स ज्यादा हो गया, उधर जाने वाला। तो ये 51 नंबर वाला धनावेश भी उसमें चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उसमें चला जाएगा। और अब दोनों में बराबर हो गए 50 50। अब आप लोग बताना क्या अब अगला धनावेश जाएगा या नहीं जाएगा? तो देख लो, 50वें नंबर वाला धनावेश उसको 49 धनावेश मिलकर के धक्का मार रहे हैं, लेकिन सामने से विरोध कितने करेंगे? 50 धनावेश विरोध करेंगे। तो इधर से 50वें नंबर वाला धनावेश उसको 49 धनावेश मिलकर के धक्का मार रहे हैं, लेकिन सामने 50 जने विरोध कर रहे हैं, तो ये 50वें नंबर वाला उधर नहीं जा पाएगा। क्या उधर से इधर आ सकता है? तो वो भी चेक कर लो आप लोग। इधर 50वें नंबर के धनावेश को 49 जने मिलकर के धक्का मारेंगे, लेकिन इधर विरोध कर रहे हैं वही कितने? 50 जने विरोध कर रहे हैं, तो वो 49वें नंबर का इधर नहीं आ पाएगा, मतलब वो 50वें नंबर का इधर नहीं आ पाएगा। मतलब अब दोनों तरफ से आना जाना आवेश का रुक गया, दोनों तरफ से आवेश का आना जाना रुक गया। अब दोनों पर 50-50 धनावेश की मात्रा आ गई, और जो पदार्थ उदासीन था वो इस मेथड के अकॉर्डिंग धनावेशित हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो अब यहां से आपको निष्कर्ष क्या निकालना है? यहां से आपको निष्कर्ष निकालना है कि जब हम एक आवेशित चालक वस्तु को एक उदासीन चालक वस्तु के संपर्क में लाते हैं, तो संपर्क में लाने के पश्चात दोनों पदार्थों पर आवेश की मात्रा 50-50 बराबर, और दोनों पदार्थों पर आवेश की प्रकृति धनावेशित धनावेशित सेम आती है कि नहीं आती? तो आप लोगों को यही बताना है, जब भी अपन चालन विधि से किसी पदार्थ को आवेशित करते हैं तो चालन विधि में चाहे, अच्छा ये ध्यान रखना, पदार्थ 2 ही नहीं, आप 100 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, आपके मन में आए जितने पदार्थ ले लो, बस शर्त है सभी पदार्थ होने चाहिए चालक, सभी पदार्थों का आपस में संपर्क होना चाहिए, और उनमें से कम एक पदार्थ पहले से आवेशित होना ही चाहिए, कम से कम एक पदार्थ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप 2-3 भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम एक। और इसमें निष्कर्ष क्या निकल के आएगा? निष्कर्ष ये निकलेगा कि इस मेथड के अकॉर्डिंग प्रत्येक पदार्थ पर आवेश की मात्रा समान, प्रकृति समान होती है। ठीक है। आपकी जो नोट्स है, आपके जो नोट्स है उसके अंदर मैंने इसको इस प्रकार से समझा रखा है, तो वो तो मेथड तो एक ही है, तरीका तो एक ही है। ये धनावेशित है,
ये धातु का गोला है, कुचालक स्टैंड पे इसको रखा गया है। कुचालक स्टैंड किस लिए कि जिस इसको जो मैं आवेश दूंगा वो नष्ट ना हो जाए, किधर भाग ना जाए, इसलिए कुचालक पे, कुचालक जाने नहीं देगा। अब संपर्क करवाओ इसका, तो आप लोग जब संपर्क करवाते हो उसका तो क्या होगा, तो संपर्क करवाने के बाद अभी मैंने आपको कहा आवेश आधा आधा हो जाएगा। बस शर्त ये है कि दोनों चालक होने चाहिए, ये शर्त है, दोनों चालक होना चाहिए तो आवेश आधा आधा हो जाएगा। तो अपना आवेश आधा आधा हो गया, दोनों पर आवेश की मात्रा आधी आधी संपर्क के पश्चात, दोनों पर आवेश की मात्रा आधी आधी हो जाएगी संपर्क के पश्चात। और इस प्रकार से आपका जो उदासीन पदार्थ था, चालक पदार्थ, वो भी आवेशित हो गया। ये मैंने नोट्स में आपको इस प्रकार से डायग्राम बना के समझा रखा है। तो तरीका सेम ही है, दोनों चालक है, एक पहले से ऑलरेडी आवेशित है, संपर्क करवाया, आधा आधा आवेश हो गया, समान प्रकृति का और समान परिमाण का। ठीक, अब इससे ये जो मेथड है ना, इस मेथड से जो आवेश ज्ञात करने का तरीका है, ये वाला मेथड अपन लोग न्यूमेरिकल्स में ज्यादा काम में लेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स भी अपने को दे रखे हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा 3 गोले है ए बी सी, तीनों में से एक के पास -3 क्यों, दूसरे के पास +9 क्यों, तीसरे के पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब जब मैंने इन तीनों का संपर्क नहीं करवाया उस पोजीशन में तीनों के पास इस प्रकार से आवेश है, तीनों चालक है। अब मैंने तीनों का आपस में संपर्क करवा दिया, आपस में संपर्क करवा दिया। बताओ संपर्क करवाने के पश्चात अब प्रत्येक पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो बेटा फॉर्मूला सीधा सा है, आपके जितने भी पदार्थ उन सारे पदार्थों का आवेश जोड़ दो और फिर जितने पदार्थ उन पदार्थों की संख्या का भाग दे दो। तो फॉर्मूला ये बनता है कि संपर्क के पश्चात प्रत्येक पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q बराबर पहले पदार्थ पर आवेश की मात्रा, दूसरे पर ... जितने पदार्थ है उन सभी पर आवेश की मात्रा का योग और बटे में पदार्थों की संख्या। ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छी तरह से याद रख लेना। चालन विधि के द्वारा पदार्थ को आवेशित करने के पश्चात प्रत्येक पदार्थ पर आवेश की मात्रा। ठीक है, तो यहां पे मान रखो -3Q पहले पदार्थ पर, दूसरे पर है +9Q, तीसरे पर है 0 और 3 का दे दिया भाग। तो 9 में से 3 गया और 0 जोड़ा तो टोटल बच गया 6Q प्लस का, और 3 का भाग दिया तो बच गया 2Q। मतलब संपर्क करवा के जब आप हटा लोगे इनको तो अब प्रत्येक के पास 2Q वो भी पॉजिटिव का, समान प्रकृति और समान परिमाण का आवेश आ गया। इसे कहते हैं अपन लोग चालन विधि से किसी पदार्थ को आवेशित करने का तरीका। ओके बेटा, तो ये अपन आगे न्यूमेरिकल्स में इस विधि को काम में लेंगे अगले लेक्चर वीडियो में। ये विधि मैंने आपको समझा दी किस प्रकार से आप लोग इस विधि से पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। अब अपनी अगली विधि प्रेरण विधि। लेकिन प्रेरण विधि से पहले आप लोग है ना इस संपर्क विधि पर आधारित 2 एग्जाम्पल देख लो जो अपने काम में आएंगे और पूछे भी जाते हैं। पहला तो है अर्थिंग, नाम है अर्थिंग, सबने नाम सुना है, हिंदी में कहते हैं इसको भूसंपर्कण। अर्थिंग का दूसरा नाम है ग्राउंडिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं पृथ्वीकरण। क्या होता है अर्थिंग, क्या होता है ग्राउंडिंग, क्या होता है पृथ्वीकरण। आप लोग किसी भी आवेशित पदार्थ का आवेश यदि खत्म करना चाहते हो तो आप लोग उसको पृथ्वी से जोड़ दो किसी चालक तार की सहायता से, पृथ्वी उसका आवेश खा जाएगी, चाहे वो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो। तो बस यही क्रिया अर्थिंग कहलाती है। जैसे मैंने कहा इस मार्कर पेन के पास आवेश है, कैसे भी आया हो आवेश है, मेरे को इसका आवेश पसंद नहीं आया, मैं इसके आवेश को खाना चाहता हूं, भगाना चाहता हूं, नष्ट करना चाहता हूं, इसको उदासीन करना चाहता हूं, बताओ क्या करूं। आपने कहा सर एक चालक तार लीजिए, ले लिया और इससे जोड़िए, बांध लिया और उसको पृथ्वी से टच कर दिया, आप क्या देखोगे इसका आवेश खत्म हो गया। तो अपने को यह समझना, अच्छा इस क्रिया का नाम है अर्थिंग, भूसंपर्कण, पृथ्वीकरण, ग्राउंडिंग। लेकिन यह समझना है पृथ्वी किस प्रकार से किसी आवेशित पदार्थ के आवेश को खा जाती है, हजम कर जाती है। तो देखना मैंने लिया एक धनावेशित, ठीक है, एक लिया ऋणावेशित, 2 पदार्थ लिए, दोनों का आवेश पृथ्वी को दान करना है, पृथ्वी को देना है।
पृथ्वी की धारिता ग्रहण करने की क्षमता अनंत है। पृथ्वी को कितना ही आवेश देते जाओ, लेते जाएगी। लेकिन ये लेते कैसी है? ये धनावेश को कैसे लेती है, ऋणावेश को कैसे लेती है? कौन सी क्रिया होती है इस दौरान? तो चालन विधि काम करती है इसमें। क्या? एक तो चालक लो आप, चालक तार, पृथ्वी तो है ही चालक, एक चालक तार और लीजिए। शर्त नंबर दूसरी, सबका संपर्क होना चाहिए, वो भी। शर्त नंबर तीसरी क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन आवेश चलेंगे, तो देखना वो चलेंगे। आपको एक तार लेना है, वो भी चालक तार, ठीक है, पृथ्वी से जोड़ देना है। अब पृथ्वी से जोड़ने का जो साइन है, प्रतीक चिन्ह है, वो ये है, ग्राउंडिंग। देखा होगा आपने कभी, ये नहीं देखा तो बैटरी का जैसा साइन देखते हो ना, बैटरी या सेल का, 10th लेवल पे देखे होंगे ओम के नियम में आपने, ऐसा, ठीक है। तो ये ग्राउंडिंग या पृथ्वीकरण का साइन है, चिन्ह है। अब इधर देखो, ये पृथ्वी है, इससे अपन ने इस धनावेशित पदार्थ को चालक तार की सहायता से जोड़ा है। ये दोनों चालक तार हैं, चालक तार। अब सुनना, पृथ्वी किस प्रकार से किसी आवेशित पदार्थ का आवेश खा जाती है। पृथ्वी को जब धनावेश खाना होता है, मतलब इसका धनावेश भगाओ, इसके ऊपर धनावेश नहीं रहना चाहिए, तो बेटा आप लोग क्या करोगे कि धनावेश को कौन भगा सकता है? धनावेश को जीरो कौन कर सकता है? धनावेशित पदार्थ को न्यूट्रल कौन कर सकता है? ऋणावेश, मींस इलेक्ट्रॉन। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप इसके पास 3 धनावेश है, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है। आप क्या करो, उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दो। आप नहीं, पृथ्वी इसको तुरंत, जैसे आपने चालक तार की सहायता से जोड़ा, पृथ्वी तुरंत 3 इलेक्ट्रॉनों का चालन कर देगी। 3 इलेक्ट्रॉनों का चालन हो जाएगा पृथ्वी में से, और जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन आके इन 3 पॉजिटिव चार्ज से क्रिया करेंगे तो ये पदार्थ न्यूट्रल हो जाएगा। इसका धनावेश खत्म, मतलब इसका धनावेश कौन खा गई? पृथ्वी खागी, नहीं खागी। इसी प्रकार इधर ऋणावेश में, ऋणावेश का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा उस पदार्थ के अंदर है कि नहीं है। ऋणावेश का मतलब यही है कि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? 3, इसीलिए इसके पास ऋणावेश है। पृथ्वी अब उल्टा करेगी, क्या? इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगी। अब की बार पृथ्वी इसके तीनों इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेगी, और इसका 3 इलेक्ट्रॉन कम, मतलब इसका ऋणावेश गायब हो जाएगा, और इधर इसका धनावेश गायब हो जाएगा। और इस धनावेश ऋणावेश को कौन खा गई? पृथ्वी खा गई। बस इस प्रकार से आवेश का लेन देन पृथ्वी के साथ करने की क्रिया ही भूसंपर्कण, पृथ्वीकरण, ग्राउंडिंग, अर्थिंग कहलाता है। और यह मेथड चालन विधि पर आधारित है। इसमें चालक तार चाहिए और उनका भी संपर्क होना चाहिए, और आवेश का चालन होना चाहिए, ठीक है। अब इसी प्रकार इसी मेथड पर आधारित एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में और दे रखा है, नाम है उसका इलेक्ट्रोस्कोप। हिंदी में कहते हैं उसको अपन विद्युत दर्शी, हिंदी में उसको कहते हैं अपन लोग विद्युत दर्शी। बेटा एक चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो ये कि फिजिक्स में है ना, कोशिश मैं हमेशा यही करता हूं कि फिजिक्स में कोई भी टॉपिक समझना हो, उसका जो हेडिंग होता है, उसका जो स्टार्टिंग में जो नाम होता है, क्यों ना उस नाम के अंदर ही उसकी डिटेल ढूंढ ली जाए तो सबसे अच्छा होता है। जैसे मैंने वीडियो के नाम में ही इनका थोड़ा बहुत मैटर ढूंढ लिया मैंने, उसी प्रकार विद्युतदर्शी में कहीं ना कहीं उस विद्युतदर्शी के बारे में छुपा हुआ, उस नाम के अंदर देखना बेटा कैसे छुपा हुआ है। विद्युत दर्शी एक उपकरण का नाम है। किसका नाम है? एक उपकरण का नाम है विद्युत दर्शी, एक उपकरण का नाम है। अब मैंने कहा बेटा इस उपकरण का काम इसके नाम में छुपा हुआ है, चाहे तो ढूंढ के देख लो इसके नाम को। बेटा विद्युत शब्द का मतलब अपन लोग ले रहे हैं यहां आवेश। क्या ले रहे हैं? आवेश। और दर्शी शब्द का मतलब समझ गए होंगे शायद, दर्शन। ऐसा उपकरण जो आवेश के दर्शन करता है। प्रभु किसके? ऐसा उपकरण है जो आवेश के दर्शन करा दे, वो विद्युतदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युतदर्शी। तो शायद मेरे ख्याल से विद्युतदर्शी की डेफिनेशन तो आप लोगों को याद हो गई कि विद्युतदर्शी एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जिसकी सहायता से मैं पता लगा सकता हूं कि क्या इसके ऊपर आवेश है या नहीं है। ठीक है, आवेश की सूचना अपन लोग दे सकते हैं। तो आवेश का संसूचन किया जाता है इसकी सहायता से।
आवेश का संसूचन विद्युतदर्शी की सहायता से किया जाता है। तो चलो ये तो हो गया कि भाई विद्युतदर्शी क्या है। अब एक चीज फिजिक्स में जब भी किसी उपकरण के बारे में पढ़ते हैं ना, तो पहले तो उसकी जो डेफिनेशन उसका काम है वो जान लेते हैं, वो क्या काम करने वाला है। दूसरा, अब उसकी संरचना जरूर जानते हैं, फिर उसके बाद में वो काम कैसे करता है ये जाना जाता है, उसकी क्रियाविधि जानी जाती है, उसका सिद्धांत जानते हैं अपन लोग। यहां विद्युतदर्शी की सबसे पहले संरचना बताता हूं जो बहुत इजी है, बहुत इजी। विद्युतदर्शी कैसा उपकरण है? एक छोटा सा उपकरण, बहुत सस्ता सा उपकरण है और दिखने में बहुत सुंदर सा उपकरण है। एक कांच का बक्सा लीजिए, कांच का बॉक्स जिसको जार भी कहते हैं। अब कांच भी कौन सा बेटा? आर पार दिखने वाला पारदर्शी कांच, ठीक है, वो लेना आप लोगों को। तो ये कांच का जार है, जार भी कहते हैं, कांच का जार। ओके, इसमें आप लोगों को एक ऊर्ध्वाधर धातु की छड़ खड़ी करनी है। अब बेटा मैं ऐसे इसको खड़ी करके छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिर के कांच को तोड़ देगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहां स्क्रू या पेच की सहायता से इसको कस दिया जाता है। यहां स्क्रू या पेच की सहायता से यहां से कस देते हैं, ठीक है। इसके इस छड़ के ऊपरी सिरे पर धातु से बनी हुई एक छोटी सी कुंडी या जिसको डिस्क या अपनी भाषा में जिसको अपन कहते हैं छर्रा, छोटा सा, वो लगा देते हैं। नीचे दो पतली पतली पत्तियां, वो भी सोने की, स्वर्ण की या उससे लेपित स्वर्ण पत्तियां होती है। अब चूंकि बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चालन विधि पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो सीधी सी बात है, चालन विधि की फर्स्ट शर्त यही है, आप लोग पदार्थ जो ले रहे हो ना वो चालक लेने हैं आप लोगों को, चालक पदार्थ आप लोगों को लेने हैं बेटा। तो ऊपर से लेकर नीचे तक चालक ही चालक, कंडक्टर ही कंडक्टर बैठे हैं यहाँ पे, ड्राइवर तो है ही नहीं, अभी तो ड्राइवर आने वाला है। तो इधर देखना, ये है धातु की डिस्क जिसको अपन कुंडी भी कहते हैं, ये धातु की छड़ और ये धातु सोने की दो छोटी छोटी पत्तियां है, ठीक है। ऊपर से नीचे तक चालक है धातु का। अब मैंने कहा बताओ इस पदार्थ के पास आवेश है कि नहीं है? इस पदार्थ के पास आवेश है कि नहीं है? तो आप इसकी पहचान कर सकते हो कि इसके पास आवेश है या नहीं है। आप लोग क्या करोगे, इस पदार्थ को इसके संपर्क में लेके आओ, क्योंकि चालन विधि पर आधारित है ना। तो चालन विधि की दूसरी शर्त क्या है, आपस में संपर्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तुम आप लोगों ने इसको संपर्क करवाया इसके साथ संपर्क करवा दिया। अब आवेश है, आवेश हमेशा तनाव वाली पोजीशन में रहता है और आवेश अपनी उस जगह को छोड़ के भाग जाना चाहता है, बस उसको रास्ता देने वाला चालक बैठा हो। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक चालक ही चालक है, बहुत सारे है कि नहीं है, बहुत सारे चालक है। तो जैसे ही यदि ये आवेश है तो यहां से लेकर यहां तक चालक है, आवेश उतरेगा फटाफट और दोनों पत्तियों पे समान रूप से फैलेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा इसके पास आवेश है या नहीं है? आप लोगों की नजर यहां पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे इन दोनों पत्तियों पर आवेश आया, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण के कारण दूर भागने चाहेंगे आवेश। तो बेटा यदि जैसे इन दोनों पर आवेश आया तो वो सेम आएगा आवेश, और सेम आवेश प्रतिकर्षित होगा, और प्रतिकर्षित होगा तो ये पत्तियां दूर भागने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी? और यदि ये पत्तियां आपको ऐसे फैलती हुई नजर आ जाए, तुरंत आप लोग कह देना कि ली गई छड़ के पास आवेश है। ये नहीं बता सकते कि धन आवेश है कि ऋण आवेश है, लेकिन इतना जरूर कहोगे ली गई छड़ के पास या दिए गए पदार्थ के पास आवेश है, जरूर है इसके पास आवेश। तो देखो इस छोटे से उपकरण ने इस पदार्थ पर आवेश के दर्शन करवा दिए अपने को कि आवेश आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इनके नाम में लिख देता हूं, इसको कहते हैं धात्विक डिस्क, ठीक है। इसको कहते, ये धातु की छड़ है, ये स्वर्ण पत्तियां है, और वैसे तो बेटा इसका पूरा नाम होता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी,
इसका फुल नेम यही है, इस उपकरण का स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इसका पूरा का पूरा नाम। और ये आवेशित पदार्थ है, तो ये छोटा सा है आवेशित पदार्थ। बस इसके द्वारा अपन इतना बता सकते हैं कि पदार्थ के पास आवेश आया कि नहीं आया। ये तो नहीं बता सकते बेटा आवेश कितना आया, आवेश प्लस में आया कि माइनस में, ये नहीं बता सकते। हाँ, इसकी सहायता से एक काम और कर सकते हैं। वो क्या? जैसे मैंने कहा इसके पास धनावेश था, मान लेते हैं, मैं कह रहा हूं आपको कि आप मान लो इसके ऊपर धनावेश है, तो यहां दोनों पत्तियों पर धनावेश आ गया और प्रतिकर्षण के कारण दोनों पत्तियां से फैल गई। अब आप लोग क्या करो, इसको हटा लो, ये हटा दिया आप लोगों ने, हटा दिया। अब आप लोग इसके बाद में मैंने आपको दूसरा पदार्थ दिया, जैसे ये दे दिया, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ इस पदार्थ पर आवेश है या नहीं। यदि है तो वो आवेश पहले वाला ही है कि उसका अपोजिट है। तो अब ये चीज भी मैं इससे बता सकता हूं, यदि इसके पास आवेश होगा तो पत्तियों पर जरूर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, या तो पत्तियां ज्यादा फैलेगी या पत्तियां सिकुड़ेगी। पत्तियां बेटा और ज्यादा कब फैलेगी? जब पत्तियों के बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। प्रतिकर्षण ज्यादा कब होगा? जब पत्तियों पर सेम आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, मैंने कहा था कि मैंने इनको धनावेशित करके छोड़ दिया और ये प्रतिकर्षण के कारण यहां ठहरी हुई है। यदि मैं अगली जो क्षण अगला जो पदार्थ ले रहा हूं और यदि वो पदार्थ आवेशित है तो ये बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि इन पत्तियों के बीच की दूरी पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, इन पत्तियों पर इफेक्ट पड़ेगा, या तो ज्यादा फैलेगी या कम होगी। आपने देखा कि सर इसको जैसे संपर्क में करवाया ये ज्यादा फैल गई, ज्यादा फैल गई, इसका मतलब क्या है? प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ। प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ क्यों हुआ? क्योंकि इनके ऊपर सेम आवेश की मात्रा बढ़ गई। इसका मतलब मैंने पहले धन आवेश दिया था, उस धन आवेश की मात्रा और बढ़ गई। इसका मतलब ली गई छड़ समान आवेश से आवेशित है, मतलब जो पहले आवेश दिया था वो वाला आवेश इस छड़ के पास भी है। तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं। अब यदि ऐसा हो कि इस अन्य छड़ को लाने से पत्तियों के बीच की दूरी कम हो गई, पत्तियां सिकुड़ गई, इसका मतलब इनके बीच का प्रतिकर्षण कम हो गया, इसका मतलब सेम चार्ज की मात्रा कम हो गई, इसका मतलब धनावेश की मात्रा कम हो गई। और यहां इस धनावेश को कम कौन कर रहा है? बेटा धनावेश को कम ऋणावेश ही कर सकता है। इसका मतलब ऊपर से अब धनावेश नहीं उतर रहा, ऋणावेश उतर रहा है। इसका मतलब ली गई छड़ अब विपरीत आवेश से आवेशित है। तो यह भी जरूर बताया जा सकता है इस विद्युतदर्शी की सहायता से कि अपन लोग इसको पहले से आवेशित कर चुके हैं, पत्तियां फैली हुई है, अब दूसरी छड़ लेके आ रहा हूं और दूसरी छड़ का आवेश समान प्रकृति का है असमान प्रकृति का है, ये अपन कंफर्म कर सकते हैं। यदि समान प्रकृति का है तब तो और ज्यादा फैलेगी, और ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, और ज्यादा आवेश की मात्रा, समान आवेश की मात्रा बढ़ेगी। और यदि पत्तियां सिकुड़ रही है इसका मतलब समान आवेश की मात्रा कम हो रही है। समान आवेश को कम करने का मतलब है कोई विपरीत आवेश आ रहा है, इसका मतलब ये ली गई छड़ विपरीत आवेश से आवेशित है। तो अपन दो चीजें इससे पता लगा सकते हैं कि ली गई छड़ आवेशित है या नहीं है। आवेशित है तो वो समान आवेश से आवेशित है कि असमान आवेश से आवेशित है। लेकिन बेटा ये कभी नहीं बता पाओगे कि आवेश की मात्रा कितनी है छड़ पे और आवेश पॉजिटिव है कि नेगेटिव। बस इतना जरूर बता सकते हो समान है कि असमान। ओके, तो ये चालन विधि और चालन विधि पर आधारित दो फिनोमेना थे, एक तो अर्थिंग वाला और एक ये इलेक्ट्रोस्कोप वाला। दोनों में चालन विधि फ्लो होती, वो चालन विधि काम में ली जाती है। अब बेटा किसी पदार्थ को आवेशित करने की तीसरी विधि अपनी कौन सी है? तो चालन विधि की शर्त है 3, वो याद होनी चाहिए। चालन विधि में निष्कर्ष कि प्रत्येक पदार्थ पर आवेश की मात्रा बराबर और प्रकृति भी समान, परिमाण भी समान। अब तीसरी विधि है प्रेरण विधि, किसी पदार्थ को आवेशित करने की अंतिम और लास्ट मेथड अपना है प्रेरण विधि। तो बेटा इसमें भी इसका नाम में इसका काम थोड़ा बहुत छुपा हुआ है, यदि आप जान सको तो इसमें क्या प्रेरित किया जाएगा। ये पदार्थ इस पदार्थ को आवेशित होने के लिए दूर से प्रेरित करेगा कि भाई तू भी मेरी तरह आवेशित हो जा, मेरी तरह। इसका मतलब ये पहले से आवेशित है,
इस बात को पकड़ना, ये पहले से आवेशित है। इसका मतलब जैसे मैंने चालन विधि में पहले से आवेशित पदार्थ एक लिया था, कम से कम एक लिया जाएगा, उसी प्रकार इस विधि में भी पहले से कम एक आवेशित पदार्थ लेना ही होगा, और वही आवेशित पदार्थ इस उदासीन या अनावेशित को बोलेगा कि तू भी मेरी तरह आवेशित हो जा, यदि बल लगाना चाहता है। ठीक है, अब देखना इसमें किस प्रकार से ये क्रिया होती है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है मेथड, तीनों के तीनों मेथड बहुत ही इजी है, आसानी से समझ जाओगे बेटा। लेकिन है थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा बाद में लिया, स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया मैंने इसको। ठीक है, तो प्रेरण विधि मैंने बेटा, अच्छा इस विधि में ये जरूरी नहीं कि सारे पदार्थ आप लोग चालक ही हो, इस विधि में आप लोग कुचालकों को भी काम में ले सकते हो। इस विधि के द्वारा सारे पदार्थों को आप लोग चालक लो, ये कभी जरूरी नहीं होता बेटा। ठीक है, इस विधि में आप कुचालक भी काम में ले सकते हो। देखना इस विधि को आप कैसे समझोगे। ये कोई उदासीन है, कुचालक है, आवेश देना है और वो आवेश इसी के ऊपर ठहरा रहे, इसलिए मैंने इसको कुचालक स्टैंड पे रख दिया है। बेचारा अभी उदासीन, आवेश की डिमांड कर रहा है, तो इसको आवेशित करने के लिए कोई दयावान आवेशित पदार्थ आ चुका इसके पास, जिसके पास माना कि धनावेश है। अभी ये दूर है काफी एक दूसरे से। अब उस वक्त, अच्छा ये चालक है, मान लेते हैं ये चालक है, एक मिनट, क्योंकि इसके द्वारा मैंने कहा आपको चालकों को भी आवेशित कर सकते हो और कुचालकों को भी आवेशित कर सकते हो प्रेरण विधि की सहायता से। मान लेते हैं ये चालक है, इसमें धनावेश भी है ऋणावेश भी है, लेकिन वो मिक्स है और टोटल चार्ज 0 है। अब इससे अगला स्टेप है, उस अगले स्टेप का नाम है, आप लोग क्या करो, इस गोले के पास लेके आओ इस छड़ को, नजदीक, बिल्कुल नजदीक, जितना नजदीक ला सको उतना, बस शर्त यह है टच मत करवा देना, जितना नजदीक ला सको उतना नजदीक ले लो, बस शर्त यह है कि संपर्क ना हो जाए, क्योंकि संपर्क विधि नहीं है। ठीक है, टच मत करवाना। अब क्या होगा, ये धनावेश बुलाएगा, जोर जोर से पुकारेगा। किसको पुकारेगा बेटा? धनावेश। तो धनावेश तो ऋणावेश को पुकारेगा। इस चालक गोले के अंदर ऋणावेश कौन होते हैं यार? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस धनावेश की पुकार को सुन के ऋणावेश दौड़ा चलाएगा, इसकी आएगा नहीं आएगा? तो अब आपने क्या देखा कि इधर ऋणावेश दौड़ के आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आके बैठ गए। इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्शन के कारण इधर आके बैठ गए, तो आपने देखा कि इस पदार्थ का इधर वाला, इस गोले का इधर वाला हिस्सा तो हो गया नेगेटिव चार्ज से चार्जिंग आवेशित हो गया, और जिधर से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उधर धन आवेशित। तो आपने क्या देखा, जब ये दूर था तब ये मिक्स में थे, सब कुछ मिले हुए थे, लेकिन बिल्कुल नजदीक लेके आए तो इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के कारण इधर वाला भाग ऋणावेशित, इधर से देखा तो ऋणावेशित और इधर से देखा तो धनावेशित। मतलब अब इस पदार्थ के आवेश वाले दो ध्रुव बन गए। इस क्रिया को अपन लोग कहते हैं बेटा पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण कहते हैं। इस गोले का ध्रुवीकरण हो गया, लेकिन किसी भी पदार्थ पर एक साथ दो आवेश कभी भी नहीं आया करते, दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। या तो उसके ऊपर धनावेश आएगा या उसके ऊपर ऋणावेश आएगा, एक ही आ सकता है। मतलब आप लोगों को, आपने दो तो बना तो दिए, अब आपको इनमें से किसी एक को चुनना है बेटा, किसी एक को आपको इनमें से लाना है, मतलब एक को भगाना है। किसको भगाओगे? जो इस छड़ के पास वाला सिरा है वो आवेश तो रखना है, और छड़ से दूर वाला जो सिरा है उस आवेश को भगाना है। मतलब किसका नंबर आ गया भागने के लिए? धनावेश का नंबर आ गया। हाँ, वैसे अपने आप क्यों नहीं भागा? वही बात है बेटा, बाहर कौन बैठा है? कुचालक, हवा बैठी है। ठीक है, वो कैसे जाने देगी? इसको जाने के लिए तो रास्ता चाहिए। रास्ता कौन देता है? चालक, कंडक्टर देता है। आपने क्या किया? इसको भगाना भी है, और ऐसे पदार्थ को ये आवेश दो कि वो इसे ले ले और इसको वापस ना दे। तो उसको क्या कहते हैं? किसी का आवेश खाना है, गायब करना है, तो क्या कर दो? अर्थिंग, भूसंप्रकरण की क्रिया भी समझाई मैंने आप लोगों को। और उस क्रिया में क्या होता है? चालक तार लीजिए और जिस आवेश को खाना है उस आवेश से उस चालक तार को जोड़ के पृथ्वी से जोड़ दीजिए, वो आवेश गायब हो जाएगा। आपने एक चालक तार लिया और इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, भूसंप्रकरण आपने कर दिया। ओके, लेकिन शर्त, आप इस छड़ को भी मत हटाओ। ठीक है, इसको हटाए ना और ये वापिस आपस में मिल गए बस,
और फिर वापस वही प्रारंभिक पोजीशन आ जाए। ठीक है, लेकिन अभी भी ये है तो उदासीन, आवेशित तो अभी भी नहीं हुआ। ध्रुवीकरण हो गया लेकिन आवेशित नहीं हुआ। और तो फर्स्ट स्टेप में दोनों अलग अलग थे, दूसरे स्टेप में ध्रुवीकरण हो गया, अब तीसरे स्टेप में हो गया अर्थिंग, अर्थिंग वाला काम। तो तीसरे स्टेप में अलग से इसको दर्शा देते हैं अपन लोग। ये चालक गोला, चालक स्टैंड पर, और चार इसके ध्रुवीकरण किए किसने? धनावेशित छड़ने की। संपर्क नहीं है जी, दो सिरे बन गए इसके। ठीक है, एक तरफ ऋणावेश, एक तरफ धनावेश। अर्थिंग करनी है बेटा, इसकी अर्थिंग आपने चालक तार की सहायता से इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, वो संपर्कण कर दिया, पृथ्वी धनावेश को खाएगी। अभी कहा था धनावेश को खाने के लिए पृथ्वी उतने ही इलेक्ट्रॉन देती है जितना वो धनावेश खाना चाहती है, ऋणावेश को खाने के लिए पृथ्वी उतने इलेक्ट्रॉन ले लेती है। ठीक है, तो इधर देखना 1 2 3 4 5, तो पृथ्वी क्या करेगी? 5 इलेक्ट्रॉन इस गोले को दे देगी। तो पृथ्वी ने 5 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अर्थिंग वाली हो गई, भू संपर्कण वाली क्रिया हो गई। लेकिन अभी भी छड़ को नहीं हटाना। अब हटाना किसको है? क्योंकि अब जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन गए, 5 इलेक्ट्रॉन को जाने के बाद अब ये 5 वाला धनावेश गायब हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां बना देता हूं मैं अगला स्टेप। और क्या बच गया? केवल ऋणावेश, 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 ऋणावेश। और इस छड़ को अभी भी मत हटाना, अभी भी मत हटाना। ओके, अब आपने अर्थिंग को हटा दिया क्योंकि अर्थिंग का काम हो गया, जिसके लिए उसको बुलाया था वो अपना काम कर चुका है। अब इसके पास केवल ऋणावेश ही है। अब ये एक ही आवेश से आवेशित हो चुका है, ऋणावेश है। अब आप लोग क्या करो, ये ऋणावेश पूरे पदार्थ में फैल जाए, इसके लिए इस छड़ को आप लोग हटा दो। तो अब अगले स्टेप में अब इस छड़ को भी आप लोग हटा दीजिए। हटाते ही ये ऋणावेश प्रतिकर्षण के कारण पूरे पदार्थ पर अपने आप फैल जाएगा, और जो गोला प्रारंभ में उदासीन था, अनावेशित था, वो इस मेथड के द्वारा ऋणावेशित हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, हो गया ना? इसमें आप लोगों से एक निष्कर्ष पूछा जा रहा है। निष्कर्ष में क्या बताना आप लोगों को? निष्कर्ष में बताना है क्या आवेश जो आया वो समान परिमाण का और समान प्रकृति का आया क्या? बेटा और एक चीज ध्यान रखना, इस मेथड में अपन लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते आवेश की मात्रा समान आएगी कि असमान। ठीक है, तो ये तो नहीं कहेंगे अपन लोग कि परिमाण में समान है कि नहीं है। प्रकृति बता सकते हैं। प्रकृति, धनावेशित ली थी मैंने छड़, बन गया क्या? ऋणावेशित। जबकि चालन विधि में धनावेशित लिया तो धनावेशित ही बना, ऋणावेशित लिया तो ऋणावेशित ही बना। चालन विधि में परिमाण समान, प्रकृति समान, इसमें प्रकृति अलग अलग और परिमाण का कोई ठिकाना नहीं, समान आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और एक चीज और भी, चालन विधि में जो पहले से आवेशित छड़ ली थी मैंने, जिसके पास 100 धनावेश था, जिसके पास 100 धनावेश था, ये लिया था अपन ने चालन विधि के अंदर। इधर देख लेना बेटा, जगह नहीं है। जिसके पास 100 धनावेश के बराबर था, पहले से आवेशित थी, और इसको उदासीन के पास लेके गया मैं, उदासीन को उदासीन के पास लेके गया। दोनों का मैंने संपर्क करवाया। संपर्क करवाने के बाद जो पहले से आवेशित थी उसका आवेश कम हो गया और उदासीन को आवेश मिल गया। यहां भी उदासीन को आवेश तो मिल रहा है, लेकिन पहले से आवेशित छड़ के आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो प्रेरण विधि में जो पहले से आवेशित छड़ लेते हैं ना, उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो चालन विधि है, उस चालन विधि में अपन ने 100 धन आवेश लिए थे, 100 की जगह बाद में बेचारे के 50 धन आवेश ही रह गए थे। तो याद रखना, चालन विधि में जो पहले से आवेशित पदार्थ लेते हैं उसके आवेश के मान में परिवर्तन होता है, जबकि प्रेरण विधि में पहले से जो आवेशित पदार्थ लेते हैं उसके आवेश के मान में, उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये बेटा अपनी प्रेरण विधि। ठीक है, एक बार दोबारा इसका रिवाइज करता हूं मैं। ये चालक है, कुचालक स्टैंड पे है, उदासीन है, ये पहले से धनावेशित छड़ है, नजदीक लाया तो ध्रुवीकरण हो गया, लेकिन अभी भी कोई चार्ज नहीं माना जाएगा, उदासीन है। अब मैंने अर्थिंग की, अर्थिंग के द्वारा ये धनावेश गायब हो गया, अब केवल ऋणावेश है। इसको हटाते ही प्रतिकर्षण के कारण ये ऋणावेश फैल गया और गोला उदासीन से ऋणावेशित था। ठीक है,
तो ये प्रेरण विधि है। और प्रेरण विधि के निष्कर्ष बता देना, विपरीत प्रकृति का आवेश आता है, परिमाण में कोई कन्फर्म नहीं होता है, ठीक है। और जो पहले से छड़ लेते हैं उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चालन विधि में समान परिमाण समान प्रकृति का आवेश आता है, और जो पहले से आवेश छड़ लेते हैं उसके आवेश के मान में परिवर्तन होता है, डेफिनेट होता है। ओके, तो किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के ये अपने तरीके थे 3, जो आज मैंने इनको कंप्लीट कर दिया। ओके बेटा, तो अब इसके बाद में अपना इस चैप्टर का जो सबसे बड़ा सबसे मेन टॉपिक है जो आगे तक चलेगा वो है कूलॉम्स लॉ। वो अपना है कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ क्या है, इससे अपने को क्या मिला, वो अपन जानेंगे बेटा, ठीक है, अगले लेक्चर में जानेंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन तो करवा देते हैं आज भी थोड़े बहुत, और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बेटा करने के लिए, और फिर जिनका जवाब आपको कल बताया है। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Q1 गुणा Q2, इन 2 आवेश है, दोनों आवेशों को गुणा किया, गुणा करने से जो मान मिला वो 0 से छोटा मिला। वही 2 आवेश है, दोनों आवेशों के मान को गुणा किया, 0 से बड़ा मिला। वही 2 आवेश है, अब की बार दोनों को जोड़ा और जोड़ने पे 0 मिला। बताओ इन तीनों कंडीशनों में इन आवेशों की प्रकृति क्या होगी? दोनों आवेश समान आवेशित होंगे, सजातीय होंगे, विजातीय होंगे, एक धन आवेशित होगा, एक ऋण आवेशित होगा, क्या होगा वो आपको समझाना है बेटा। आंसर देना है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, सोचना, अन्यथा कल आंसर मेरे को तो बताना है, ठीक है। और आंसर यदि आपको जो भी आए वो जरूर बेटा आप लोग YouTube के कमेंट बॉक्स में, चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर देना बेटा, मैं आपका वेट करूंगा आपके आंसर का, ठीक है। तीसरा है, अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को, एक आवेशित वस्तु, मैं लिख देता हूं यहां पूरा ही, एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को आकर्षित करती है, क्यों? समझाइए। ये आपको सोचना है, समझना है, और फिर मैं दूंगा इसका कल आंसर। अगला है, किसी धातु की छड़ को घर्षण के द्वारा आवेशित करना है, तो क्या शर्त है? किसी धातु की छड़ को घर्षण विधि द्वारा आवेशित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सोचना बेटा इनके बारे में, ठीक है। ये थ्योरेटिकल आंसर है, थोड़े इनका सीधा सीधा आंसर है। मेन तो ये, इनमें दिमाग जरूर लगाना बेटा, इनसे नहीं, इनका आंसर नहीं भी आए सोचना जरूर, फिर भी नहीं आए तो समझाने तो मेरे, ठीक है। तो इनके आंसर आप लोग लेके आओगे, और कल अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत गजब का पॉइंट स्टार्ट होने वाला है, नाम है कूलॉम्स लॉ। तो इसके लिए तो कल का वेट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो आप लोग आज का टॉपिक इतना ही आप लोगों के लिए, और लगे रहो जी जान से। और एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, इस गलतफहमी में मत रह जाना कि जब स्कूल खुलेगी ना तब अपनी स्टडी स्टार्ट करें। मैं आपको बता दूं कि 99% एग्जाम जिस टाइम पे होती है उसी टाइम पे होंगे, पूरा चांस, और तो ऊपर वाला जाने आगे क्या होने वाला है हम भी नहीं जानते, लेकिन मेरा माइंड यही कहता है कि 100% लगभग उसी टाइम पे एग्जाम होगी। उसी टाइम पे एग्जाम होगी तो बेटा सिलेबस कब से स्टार्ट होता है आप लोग 12th का पता है? अभी से स्टार्ट होता है, अभी से सिलेबस को कवर करना स्टार्ट करते हैं टीचर भी और स्टूडेंट भी। यदि ये लॉकडाउन के कारण स्कूल आपकी जुलाई अगस्त में खुलती है, और जो बच्चे जुलाई अगस्त से ये सोचे कि हम उस वक्त से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे और अपना बोर्ड एग्जाम का जो टारगेट है वो कवर कर लेंगे, मेरे ख्याल से वो गलत ट्रैक पे है, उनकी ये गलत सोच है। उस वक्त इतना सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे,
तो बेटा आप तो ये मान के चलो अपनी स्कूलें चल चुकी है, ये मान के चलो, बस स्कूलों के चलने का तरीका बदला है और कुछ भी नहीं है। स्कूलें चल रही है, टीचर्स पढ़ा रहे और कंटिन्यू अपने को क्लास लेनी है, कंटिन्यू अपने को स्टडी करनी है, नोट्स बनाने हैं, न्यूमेरिकल सोलो करने हैं, हर वीडियो उसी वक्त उसी दिन फिनिश करना अपन लोगों को, ये बस सोच के चलना है। न्यूमेरिकल कैसा भी आए, क्वेश्चन कैसा भी आए, करना जरूर है, गलती तो होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा बच्चा। गलत होगा तो हम बैठे हैं उसको सही करवाने के लिए, करना जरूर है आप लोगों को, ठीक है। आप ये मत सोचो बेटा ये छुट्टियां है ना, तो ये सर्दियों वाली छुट्टियां ना गर्मियों वाली है, नानी के जाने वाली छुट्टी नहीं है बेटा, ये आपकी स्कूल अब रनिंग में आ चुकी है, ऐसे मान लो। तो बेटा लग जाओ तैयारी के, एक दिन भी फिनिश, एक दिन भी आप मिस मत करो किसी भी वीडियो को। और ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में आप लोगों के जुनून था, मैंने देखा कि काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किए, काफ़ी बच्चों ने पढ़ा भी, नोट्स भी लिखे, लेकिन ऐसे नहीं कि कहीं 2-4 दिन बाद में, 10-15 दिन बाद में आपका जुनून, आपका जोश आपका कम पड़ जाए ना बेटा। अपने आप पे विश्वास रखो, अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखो, जो करना है टारगेट उसको लेके चलो आगे तक, और जरूर एग्जाम में कैसा भी पेपर आए जरूर सोलो कर पाओगे बेटा, ठीक है। तो आप किसी भी दिन वीडियो लेक्चर मिस मत करो। हम वैसे ही सोच समझ के छोटा वीडियो इसलिए बना रहे कि बच्चे थकान महसूस ना करें, ठीक है। तो आप रोज का हम दे रहे, बाद में ऐसा नहीं आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाए इतना कि आप उठ ही ना पाओ बेटा, ठीक है। तो आपसे यही उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप कंटिन्यू तैयारी घर पे कर रहे हो, नोट्स लिख रहे हो बेटा। थैंक्स, कल मिलते हैं।